Hello everyone, my name is Lavina and I welcome you all on Lavina Tutorials. Today from this video, I am going to start a complete course on banking and financial awareness, which is an important section from the viewpoint of mains exam of RBI assistant. And not only this, it is also important from the viewpoint of economy subject, which is very important for all the government job exams. Let's continue with this video, and today our topic is going to be the Reserve Bank of India. सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर इसके कुछ फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस कंट्री की इकोनॉमिक सिस्टम को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी इकोनॉमी पे नज़र रखता है, इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में गवर्नमेंट की मदद करता है। तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। यानी कि सेंट्रल बैंक की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक विच परफॉर्म्स द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ओनली अ सेंट्रल बैंक। तो इंडिया में वो जो बैंक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकेंडली, अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसकी मोनोपोली है नोट इशू करने में। नोट इशू करने में मतलब, देखिए, जो भी करेंसी छपती है, प्रिंट होती है, ठीक है, वो करेंसी को प्रिंट करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मोनोपोली है हमारी कंट्री में, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की है। अब करेंसी को इशू करके वो प्रॉपरली सप्लाई हो इंडिया के हर कॉर्नर तक, तो उसके लिए चाहिए होता है एक अच्छा बैंकिंग सिस्टम। तो वो भी कौन रेगुलेट करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे आरबीआई के? वो थे सीडी देशमुख। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहा जाता है। क्यों? देखिए, हम सबको, एक नॉर्मल पब्लिक को, जब कंट्री में पैसे की ज़रूरत होती है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए या क्रेडिट की ज़रूरत होती है, तो हम लोग अपने बैंक से लेते हैं, गवर्नमेंट से भी ले लेते हैं, ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में, या गवर्नमेंट बैंक से ले लेती है। बट जो आरबीआई है वो एक लास्ट रिजॉर्ट है। लास्ट रिजॉर्ट मतलब उसके ऊपर हम कंट्री में किसी से पैसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ही तो प्रिंट करती है करेंसी। बस लास्ट ऑप्शन अगर कोई है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कंट्री के सारे बैंक्स या गवर्नमेंट भी अगर किसी को लास्ट में देखती है पैसों के लिए, तो वो सिर्फ आरबीआई है, यानी कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके बाद हम पढ़ने लगे हैं हिस्ट्री ऑफ आरबीआई। देखिए, सबसे पहले आरबीआई की फॉर्मेशन के लिए जो प्रपोजल दिया था वो किसने दिया था? वो था जॉन हिल्टन यंग कमीशन। इसको अकेला हिल्टन यंग कमीशन भी कहते हैं, और इसका एक और भी नेम है जो कि रॉयल कमीशन। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शंस में रॉयल कमीशन भी गिवन हो सकता है जॉन हिल्टन यंग कमीशन की जगह पे। ओके, और कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि इस कमीशन का सेकंड नेम क्या है। ठीक है, तो इस कमीशन ने 1927 में फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कि हमारी कंट्री के लिए भी एक आरबीआई जैसा, यानी कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, एक अकेला रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, और किसी किसी बुक्स में इसको पूरा नेम भी दिया गया है इसका, जो है रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, ये इसका पूरा नेम है। ओके, तो 1927 में इसको प्रपोज किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट कब आता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1934 में। पहले एक्ट आता है, बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट होता है। कब? 1 अप्रैल 1935 में। और जनवरी 1949 तक ये जो बैंक है, ये एक प्राइवेट बैंकर की तरह काम करता है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की प्लेस पे काम करता है। ओके, और जनवरी 1949 कौन सी?
1 जनवरी 1949 के बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, यानी कि इसकी ऑनर सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाती है, यानी कि नेशनलाइज हो जाता है। ठीक है, तो अब जब ये नेशनलाइज हो गया है तो इसको पावर किस एक्ट से मिलती है? इसको पावर मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये दोनों एक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि फॉर्मेशन किस एक्ट से हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन वो हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट से। ओके, एंड पावर कहां से मिलती है? वो मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ आरबीआई के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। देखिए, हर कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरत होती है एक अच्छे क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम की। तो क्रेडिट कहां से क्रिएट होता है? वो होता है बैंकिंग सिस्टम से। तो जो बैंक्स हैं वो क्रेडिट को जनरेट करते हैं, और इस क्रेडिट को जनरेट करना ही इनफ नहीं होता, बल्कि इनको प्रॉपरली कंट्रोल में रखना, इनका मैनेज करते रहना, इनको सुपरवाइज करते रहना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि आरबीआई को अपना क्रेडिट कंट्रोल, पूरी कंट्री का क्रेडिट कंट्रोल करके रखना होता है। क्यों? देखो, कभी कभी मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाती है या डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो तब क्रेडिट को चेंज करना पड़ता है, कभी क्रेडिट रेट्स अप डाउन करने पड़ते हैं। तो उसको कब बढ़ाना है, कब कम करना है सप्लाई को, क्रेडिट की क्रिएशन को, तो वो कौन देखता है? वो आरबीआई देखता है। इसके लिए आरबीआई के पास 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ओके, एंड द अदर इज क्वालिटेटिव टेक्निक्स। ओके, तो इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं और क्वालिटेटिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं। देन इज एक्सपोर्ट असिस्टेंस। देखिए, रिजर्व बैंक क्या करता है, जैसे जो इंडस्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो एक्सपोर्ट ट्रेड करती हैं, आरबीआई उनके लिए लोन्स जनरेट करता है। ठीक है, इनडायरेक्टली देता है, यानी कि लोन्स को रीफाइनेंस करवा के, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स होते हैं या कुछ और बैंक्स की मदद से। ठीक है, तो आरबीआई हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट को प्रमोट भी करता है। देन इज क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। देखिए, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसका जो बैंक अकाउंट है वो है कैनरा बैंक में, ओके, एंड एक पर्सन है बी जिसका अकाउंट है इंडियन बैंक में, या यूं कह लीजिए यूको बैंक में या किसी भी अनदर बैंक में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बी को ए को पेमेंट करनी है तो वो तो अपने बैंक का ही चेकबुक इशू करके देगा, चेक, पर ए उसको अपने कैनरा बैंक में देगा। तो ये इंटर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो होती हैं ना, इनको क्लियरिंग कौन करता है, इनकी क्लियरिंग कौन करता है? तब आरबीआई ही इनकी क्लियरिंग करता है, क्लियरिंग हाउस का काम करके। ठीक है, तो जो भी इंटर बैंकिंग ऑब्लिगेशंस हैं वो सेटल कहां से होती हैं? वो आरबीआई से होती हैं। देन इज करेंसी चेंज। देखिए, करेंसी चेंज क्या होता है? जैसे बड़े बड़े नोट्स को छोटे नोट्स में कन्वर्ट करना, जैसे 2-2 हजार वालों को 100-100 में कन्वर्ट करना, या छोटे नोट्स को बड़ी करेंसी में कन्वर्ट करना, या कॉइन्स को नोट्स में कन्वर्ट करना। तो ये सारी एक्टिविटी, सारे फंक्शंस आरबीआई की तरफ से परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं करेंसी चेंज फंक्शन विच इज परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ट्रांसफर ऑफ करेंसी। देखिए, बैंक जो है वो करेंसी को ट्रांसफर भी करता है। ठीक है, ब्रांचेस के बीच में, कंट्री टू कंट्री के बीच में अलग अलग फंक्शंस करके, अलग अलग फैसिलिटीज से, ठीक है, आरबीआई जो है वो करेंसी को ट्रांसफर भी करवाता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि जब भी हम कोई इंपोर्ट करते हैं या हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें हमारी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है, और जब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है तो उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है वो रेगुलेट करता है कि जो रुपी है वो फॉरेन करेंसीज में रेट ऑफ जो रुपी है, वैल्यू ऑफ रुपी है, वो स्टेबल रहे, अच्छी रहे, उसकी स्टेबिलिटी रहे, ज्यादा गिरे नहीं। ठीक है, ज्यादा बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज को सफर ना करना पड़े, अप डाउन मूवमेंट्स ना हो। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई को मैनेज करके रखना वो आरबीआई करता है। आरबीआई डील करता है ना सिर्फ उन करंट कंट्रीज की करेंसी से, ठीक है, और भी जो हमारे इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वहां हर जगह इंडिया की करेंसी का ध्यान रखता है कौन? आरबीआई। ओके,
देन इज बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जैसे हमारे बैंकर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे ये हमारे बैंक्स हैं, वैसे गवर्नमेंट का भी एक बैंकर है, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट का बैंकर है वो है आरबीआई, यानी कि आरबीआई को हमारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स का एजेंट भी बनना होता है कभी कभी, ठीक है। तो जो भी बैंकिंग फंक्शंस हैं जैसे कि डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, टैक्सेस एक्सेप्ट करना या पेमेंट्स करनी गवर्नमेंट के बिहाफ से, तो ये सारी एक्टिविटीज और फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? ये आरबीआई परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी बनता है इंटरनेशनल लेवल ऑफ मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से जो आरबीआई है वो हमारा बैंकर ऑफ गवर्नमेंट भी है। देन इज बैंकर ऑफ बैंक्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे लोगों के बैंक्स हैं, हम उनसे हेल्प लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं। वैसे ही जब उन बैंक्स को जरूरत होती है तो उनको भी तो किसी बैंक की हेल्प चाहिए, तो उनके लिए बैंक कौन है? वो आरबीआई है। तो आरबीआई इज द बैंकर ऑफ बैंक्स, ठीक है ना। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी बैंक्स की डिमांड्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो भी ये कह लीजिए कि जो भी उनकी नीड्स होती हैं, तो उनको पूरा करता है हमारा आरबीआई, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। तो आरबीआई बैंक्स का भी बैंक है। ओके, नाउ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। देखिए रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर में क्या है कि जो बैंक है, जो हमारा आरबीआई है, वो रेगुलेटर का काम भी करता है, सुपरवाइजर का काम भी करता है, पर किस चीज के लिए? ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, ठीक है ना, ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि इट इज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ये प्रिस्क्राइब करता है हमारी कंट्री की बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शंस के लिए कैसे कैसे बैंकिंग ऑपरेशंस के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, ठीक है। जो पब्लिक डिपॉजिट्स हैं हमारे, उनको सेफ गार्ड कैसे किया जाए, या हम कहीं कभी किसी बैंक के ऊपर लीगल एक्शन लेना है, कोई डायरेक्ट एक्शन लेना है, या किसी का फॉर एग्जांपल कोई बैंक्स का मर्ज करना है, या किसी बैंक को एमलगमेट करना है, लाइसेंस, हर चीज का जो ध्यान रखता है वो हमारा सेंट्रल बैंक है, यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज that RBI has monopoly in currency issue। monopoly word का यहाँ पे मतलब समझिए, क्योंकि ऐसी कोई भी अथॉरिटी अदर देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में नहीं है, ना इवन के गवर्नमेंट ने किसी को ऐसी अथॉरिटी दी है, किसी डिपार्टमेंट को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी को भी, कि वो नोट्स इशू कर सके। तो आरबीआई एक इकलौती ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा संस्थान है जो मोनोपोली है जिसके पास करेंसी को इशू करने की है। यानी कि कौन सी करेंसी? इसके बीच में हमारे पास आ जाते हैं हमारे 2 रुपीज के नोट्स, 5 रुपीज के नोट्स, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 50 रुपीज, 100, 200 का नोट, 500 एंड 2000। तो ये वाले जो करेंसी नोट्स हैं, इनको इशू करने का जो जिम्मेदारी है, जो मोनोपोली है, वो सिर्फ आरबीआई की है। इनके अलावा जो कॉइन्स हैं और जो 1 रुपी नोट है, ठीक है ना, एक कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट, अब ये कहां से होते हैं? ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे कि कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट कौन इशू करता है। ओके, एंड आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो अब ये जो करेंसी इशू है ना, इसके लिए इसका एक अलग से डिपार्टमेंट है आरबीआई का, जिसको हम बोलते हैं इशू डिपार्टमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इशू डिपार्टमेंट ही है जो इन सभी करेंसी नोट्स को इशू करता है। तो ये है कुछ फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बट इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के बाद आरबीआई की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब आरबीआई की कौन सी लिमिटेशंस हैं? देखिए, जो आरबीआई है, सबसे पहली बात, जैसे अभी बाकी बैंक्स क्या करते हैं, वो एक फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट हमें लोन्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट आरबीआई के पास ये फैसिलिटी नहीं है। आरबीआई ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंक्शन कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं हमारी कंट्री में। आरबीआई अपने फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट हमें लोन्स नहीं दे सकता। आरबीआई अपने बाकी बैंक्स की तरह कोई अनसिक्योर्ड लोन्स भी नहीं दे सकता, ठीक है ना। तो ये आरबीआई के ऊपर एक लिमिटेशन है। तो आरबीआई पब्लिक डीलिंग में भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। परसेंटेज रेशियो जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्राइमरी कैपिटल से लेकर इसके एसेट्स तक की, ठीक है, वही फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं
मतलब कि हम बोल सकते हैं कि लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड जो एसेट्स हैं इनकी, ठीक है, उनका जो रेशियो है ना, परसेंटेज रेशियो, ठीक है, उसी को ही मेजर मान के चलते हैं हम इस बैंक की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं, बट उनके अलावा कुछ फंक्शंस हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है, और वो सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कुछ जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट आरबीआई। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगी आरबीआई का बोर्ड कैसे है, यानी कि जिसको हम कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड जो है वो कैसे बनता है, क्या क्या होता है इसका काम, ठीक है ना, गवर्नर का टाइम पीरियड कितना होता है काम करने का, उसकी सब्सिडरीज कैसी हैं आरबीआई की, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसी मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कुछ डिटेल्ड फैक्ट्स को हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो एंड दिस कोर्स ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बने रहिए इन वीडियोस के साथ। आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे पूरी हो जाएगी और इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, दैट आई कैन अश्योर यू। Thank you so much for your time and your patience to watch the complete video. Thank you so much.